गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये किसने डेवलप किया। तो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ने। तो याद रखना पहले तो कि अभी ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया गया है। किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी जो पुणे में स्थित है उसने इसको डेवलप किया है। मतलब इसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का क्या मतलब हो गया? ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेदर से जुड़ा डेटा अपने आप कलेक्ट करता है। मौसम से जुड़ा जो भी डेटा होगा वो अपने आप कलेक्ट करेगा और उसे आगे ट्रांसमिट करेगा अपने आप। ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है, सोलर एनर्जी से चलता है। ये तापमान यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा जैसे डेटा को रिकॉर्ड करेगा और आगे ट्रांसमिट करेगा। और अभी मिशन मौसम के तहत इसे दिल्ली में लगाया गया है, बाद में और भी शहरों में इसे लगाया जाएगा। अच्छा, ये मिशन मौसम क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है भारत के वेदर ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। इसको 11 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था ताकि किसानों को सही समय पे मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। अगर कहीं मौसम संबंधी आपदा कोई आने वाली है, डिजास्टर आने वाला है, तो पहले से जानकारी मिल जाए तो जान माल की जो हानि है वो कम से कम हो सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और आज का प्रश्न क्या था हमारा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये अभी किसने डेवलप किया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी जो कहां पर है, पुणे में है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3D प्रिंटेड से ही संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न बने हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ध्यान से सुनना। अगर सबसे पहले बात करें, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ये कहां पर खुला? अरुणाचल प्रदेश। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बुलेट यूनिट को डेवलप किया था? आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये एग्जाम में आ भी चुका है, बंगलुरु आंसर होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर बना? तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, इसका नाम टेरन 1 है, अमेरिका की कंपनी ने है, रिलेटिविटी स्पेस उसने बनाया था। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये कहां पर बनाया? आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनाया गया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये कहां पर डेवलप किया गया था? आईआईटी हैदराबाद में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पर हुआ था? सऊदी अरब के जेद्दा में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहां पर किया गया था? यूएई। एब्रा मतलब एक तरह का जहाज ही है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? वाराणसी आंसर होगा। और किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? जापान। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पुल ये हैदराबाद के परिसर में लगाया गया, स्थापित किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य आवास ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में। और दुनिया का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये लद्दाख में बनाया गया था। आईआईटी हैदराबाद की मदद से इसको बनाया गया था। ठीक है। तो 3D प्रिंटेड से ये कई सारे करंट अफेयर्स में हमने प्रश्न पढ़े हैं, वो छांट करके मैं आपके लिए लेकर के आ गया एक साथ। लगभग ये 16 प्रश्न है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी जनवरी 2026 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य अभी कौन बने हैं? तो इसका तो सही उत्तर होगा ये सारे के सारे देश, कांगो, लातविया, बहरीन, लाइबेरिया, कोलंबिया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आप जानते हो यूनाइटेड नेशन के 6 जो अंग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये भी एक है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें टोटल सदस्यों की बात करें तो 15 होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। पहले 5 परमानेंट मेंबर आप देखोगे तो कौन कौन है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया है। और इनकी खास बात क्या है? इनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? मना करने की शक्ति, एक तरह से आप कह सकते हो। जैसे कोई भी प्रस्ताव आ गया, कोई भी बिल आया, कोई भी कानून बनाना है, अगर किसी ने भी एक ने मना कर दिया इन पांचों में से, तो फिर वो मना है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ये होती है वीटो पावर। और इसी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करता है चाइना। जब भी भारत को यहाँ पे शामिल करने की बात करता है हमारा मित्र देश रशिया, तो यहाँ पे चाइना वीटो पावर की शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे आने से रोकता है। तभी तो वीटो पावर कहता है आयला मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। हाँ सही बात है, चाइना ही है, नहीं तो हम कब के शामिल हो चुके होते यहाँ पे। तो गलत इस्तेमाल ही कर रहा है ना। तो ये तो 5 परमानेंट मेंबर हो गए, जोक सपाट। आगे बढ़ते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है हम उसकी बात करें
तो इसमें जो भी मेंबर होता है उसमें कार्यकाल उसका 2 साल का होता है। भारत अभी वर्तमान में इसका मेंबर नहीं है, लेकिन 8 बार भारत इसका मेंबर रह चुका है। अभी जो 5 नए मेंबर बने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो 5 मेंबर ये आपके सामने है: कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया, बहरीन। इनकी कैपिटल भी मैंने लिख दी एक बार, भाई न्यूज में है देश तो कैपिटल भी ध्यान में रखना। जैसे कोलंबिया की बोगोटा हो गई, कांगो की हो गई ब्रेज़ाविली, लातविया की रिगा, लाइबेरिया की मोनरोविया और बहरीन की मनामा होती है। आपको पता है अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें अभी 80वें सेशन के अध्यक्ष कौन बनी थी? एनालेना बैरबॉक, जो जर्मनी से है। वैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश है, पूरा नाम है पर्वतनेनी हरीश। और यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल तो सभी जानते हैं, एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया भले ही अभी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अभी करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स में हमने कई इस तरह के करंट अफेयर्स न्यूज पढ़ी है जिसमें भारत किसी न किसी का अध्यक्ष बना है, उपाध्यक्ष बना है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न रहे वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट शीट आपके लिए बना के लाया हूँ। जैसे कि देखो, भारत अभी हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, इंग्लिश में बोलोगे तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया, उसका अध्यक्ष चुना गया था। भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना था। और 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। भारत आपको पता है ब्रिक्स की मेजबानी करने वाला है 2026 में। भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष चुना गया था। और उसमें अध्यक्ष पद के लिए मतलब अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारत के ही वी श्रीनिवास को। और भारत को 3 सालों के लिए 2026, 27 और 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक जिसे आप कहते हो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका सदस्य भी चुना गया। उसी तरह से भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का भी अध्यक्ष बनाया गया था। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भी आंसर होगा भारत। और इस संगठन का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत को नार्कोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था। और ये पहली बार था जब भारत को नार्कोटिक ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का अध्यक्ष चुना गया। भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष भी चुना गया था और इस संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। तो लगभग 10-12 प्रश्न है, ये सारे इंडिया से रिलेटेड है और मुख्य रूप से उस तरह के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ या सेलेक्ट करे हैं जिसमें भारत को किसी न किसी संगठन में शामिल किया गया या भारत ने उसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये सारे ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को अभी कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा इसका IIT मद्रास। तो अभी हमारे जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने IIT मद्रास के कैंपस में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया है। IIT मद्रास कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। और इसका काम क्या होगा कि IIT मद्रास के रिसर्च, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को दुनिया भर में ले जाना, ताकि नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। अब इसी तरह से कुछ और IITs जो आपके न्यूज में रहे अभी देखो जरा। एक हमने पढ़ा था, हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने IIT मद्रास में ही अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की भी स्थापना की थी। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी हुआ था, जारी किया था IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने मिलकर। उसमें टॉप पे पटना जिला रहा था। किस IIT ने AI संचालित शिक्षण एप्लीकेशन टूट्रॉस को लॉन्च किया था? IIT पलक्कड़। NIRF 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास ही टॉप पर रहा। शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान है जो हमारे शिक्षा मंत्री, इन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? UAE में। UAE में जो IIT दिल्ली का कैंपस है वहां पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया। IIT भिलाई ने एक क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ डेवलप किया जो कि स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में काम करता है। मतलब इससे रूम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो AC वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किस IIT ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? IIT खड़गपुर। भारतीय डाक ने जेनजी की थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर ये IIT दिल्ली में खोला।
स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था, और ये एनआईआरएफ रैंकिंग हम पढ़ चुके हैं ऊपर। आईआईटी पटना में अभी, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया है, और इस तरह से ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया ये। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने अभी आइला मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नाम से एक एआई सिस्टम भी बनाया है आईआईटी दिल्ली ने। और भारत का पहला आईआईटी आप जानते ही हो, आईआईटी खड़गपुर है। नहीं जानते थे तो याद रखना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2026 में ही दीव के घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो आंसर होगा दूसरा एडिशन। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका दूसरा एडिशन शुरू हो चुका है। 5 तारीख को शुरू हुआ, 10 तारीख तक चलेगा, 10 जनवरी तक। कहां पर? घोघला बीच, दीव में है, दमन दीव के दीव में। आपको याद होगा जो पिछले साल जो इसका पहला एडिशन हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था, घोघला बीच में ही। चलो एक काम करते हैं, अभी जितने भी खेलो इंडिया गेम्स होते हैं हमारे, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें कौन सा एडिशन, क्या मैस्कॉट है, कौन टॉप पे रहा, ये सारी बातें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, 5वां एडिशन हुआ था इसका भी, 2025 वाले ये सारे है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसमें टॉप पे भारतीय सेना थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, और उसका मैस्कॉट है उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। उसमें टॉप पे हरियाणा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन हुआ था बिहार में, उसका मैस्कॉट था गज सिम्हा, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा। वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये जो आज हमने पढ़ा, आज वाला तो जो मतलब आज पढ़ा वो तो दूसरा एडिशन है, पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। देखो दीव के घोघला बीच में ही हुआ था। उस समय इसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। इस बार कोई शुभंकर वगैरह नहीं है, और पिछली बार इसमें टॉप पे रहा था मणिपुर। इसी तरह से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी पहली बार आयोजन हुआ था श्रीनगर के डल झील में, और इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर, और टॉप पे मध्य प्रदेश था। और अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, 5वां एडिशन हुआ था राजस्थान में, पता है, मैस्कॉट था खम्मागणी, उसमें टॉप पर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भी ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहला एडिशन होगा, अभी होगा ये अगले महीने होगा, फरवरी में ही। कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ में। और मैस्कॉट जरूर याद रखना, मोरवीर इसका मैस्कॉट है। ठीक है, तो सब कुछ हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बोलता हुआ चलता हूँ, भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से थोड़ा जोर दे करके, ध्यान दे करके याद करना है। और बार बार जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा मैं आपको शीट ये अपडेट करता हुआ, रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। तो रेगुलर बने रहिएगा और साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। बोल नहीं पाते हो तो कम से कम फोकस होकर के ये 25 मिनट की जो भी क्लास होती है इसको ध्यान से देखा करो, चीजें आपको यहीं पे याद होने लगेंगी। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है कॉस्मो स्काईमेड, इसका भी प्रक्षेपण किया यानी कि लॉन्च किया? तो ये किसका है? ये इटली का है, कॉस्मो स्काईमेड। ये एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, मतलब ये पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाला एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह की डिटेल्ड और सटीक जानकारी देता है तस्वीरों के माध्यम से। ये सैटेलाइट है किसका? इटली का है। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया? स्पेस एक्स ने, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी, एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स का एक फेमस रॉकेट है फॉल्कन 9, उसी से इसको लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान में रखना। बाकी इसी तरह से कुछ और अभी लॉन्चिंग हुई है स्पेस के लिए, मतलब स्पेस रिलेटेड प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ मैं, जो इटली की कैपिटल है रोम, जहाँ पर आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी मिलेगा, तो ये जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। बाकी अभी स्पेस से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग हुई मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक तो आदित्य L1, याद है आपको हमारा पहला सूर्य मिशन आदित्य L1, इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C57 से, ये याद रखना। और एक्सपोसेट, इस मिशन को लॉन्च किया था हमने PSLV C58 से। इनसेट 3DS जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया था GSLV F14 से। प्रोबा मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसको PSLV C59 से लॉन्च किया था। स्पेडेक्स मिशन, स्पेडेक्स का मतलब हो गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हमने PSLV C60 से लॉन्च किया था। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि ये हमारा 99वां मिशन था। हमारा 100वां मिशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसमें हमने NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया था, किससे? GSLV F15 से। और इसके बाद जो 101वें नंबर का जो हमारा मिशन था, उसमें हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09, लेकिन इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई थी। लेकिन लॉन्चिंग किया किससे था ये पूछोगे तो PSLV C61 से।
बाकी निसार सैटेलाइट जो कि नासा और इसरो ने मिलकर के तैयार किया था, इसको भारत से लॉन्च किया गया था GSLV F-16 से। अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया, भारत ने लॉन्च किया था, इसरो ने। किससे? LVM-3M6 से, और उस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड 2, जिसका वजन आप देख सकते हो 6100 किलोग्राम। और उसी तरह से अगर पूछे भारत का जो सबसे भारी अभी तक का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था, लगभग 4500 किलो के आसपास उसका वजन था, उसको हमने LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया था, लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था। और उस सैटेलाइट का नाम क्या था? CMS-03, या उसको ही GSAT-7R भी कहते हैं। तो ये अभी तक की हमारी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट सारी लॉन्चिंग है जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली है। इसी तरह से मैं आपको बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि आपको ये चीजें याद होने लगे, ठीक है? ध्यान रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में है? या इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो ये जो कलाई सेकंड हाइड्रो पावर परियोजना है, पहले तो याद रखना किस नदी पर बनाई जा रही है, लोहित नदी पर, और इसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट की। हाइड्रो पावर यानी कि यहाँ पे बिजली से पानी से बिजली बनेगा, और इसकी कैपेसिटी रहेगी कितनी? 1200 मेगावाट की। कहां पर निर्माण हो रहा है इसका? अरुणाचल प्रदेश में। कौन बना रहा है? THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी। और इस प्रोजेक्ट में ये कंपनी 161 मीटर ऊंचा एक कंक्रीट डैम बना रही है, और 8 टरबाइन वाला एक अंडरग्राउंड पावर हाउस भी इसमें बना रही है। बनाने में लागत आने वाली है 14,176 करोड़ रुपए। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा विरोध भी देखा जा रहा है। जो संरक्षणवादी हैं उनके द्वारा, उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय व्हाइट बेरिड हेरोन के आवासों को प्रभावित करेगा, जिनके आवास लोहित नदी बेसिन के किनारे है। अब ये है क्या व्हाइट बेरिड हेरोन? ये जो बगुला होता है उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है, पर IUCN के द्वारा इन्हें गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस डैम के बनने से उनके जीवन को, उनके आवासों को खतरा है। अच्छा, अब इसी तरह के कुछ और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हमारे न्यूज में रहे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ एक एक करके। कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी क्षमता है 2200 मेगावाट। अच्छा, अगर बात करें कि अभी वर्तमान स्थिति में बात करते हैं, वर्तमान में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन सा है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो 1960 मेगावाट। और इसी तरह से एक सावलकोट हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर बनेगा। इसकी कैपेसिटी होगी 1856 मेगावाट की। अभी केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में ही टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है, और अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया था, आपको याद होगा। और अभी हमने पढ़ा था देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना, यानी कि वही पन बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, कौन सा? सुबनसिरी लोअर। इसकी पहली यूनिट अभी शुरू कर दी गई थी अरुणाचल प्रदेश में ही। टोटल जब इसकी टोटल 8 यूनिट है, अभी एक यूनिट चालू हुई है, जब टोटल इसकी 8 यूनिट चालू हो जाएगी तो इसकी कैपेसिटी होगी 2000 मेगावाट। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये कहलाएगा देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पूरा होने पे। इसी तरह से अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रही दुलहस्ती द्वितीय चरण की जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इसकी टोटल क्षमता होगी 260 मेगावाट की। और ये प्रश्न जरूर याद रखना, अभी भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये कहां पर शुरू हुआ? पंजाब की नांगल नहर में शुरू हुआ था। इसके बारे में भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, इसका उत्तर करना। ये देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्योंकि है कि भारत का पहला पन बिजली संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहां पर शुरू किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया था? और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर होगा इसका दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। हालांकि उस वक्त इसकी जो क्षमता थी वो 130 किलोवाट बिजली बनाता था, इतनी सी क्षमता थी। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जनवरी को। तो हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे के रूप में यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? युद्ध में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों यानी कि जो बच्चे अनाथ हो गए
उनकी पीड़ा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी एक बार देख लेते हैं अभी जनवरी में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे और 5 जनवरी को अभी नेशनल बर्ड डे के रूप में हमने मनाया, और ये 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कहां सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया। जो साइन बोर्ड होते हैं उन पर क्यूआर कोड अभी कहां पर लगाना अनिवार्य कर दिया, तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली में सभी सड़क संकेतकों पर जो साइन बोर्ड्स होते हैं उन पर क्यूआर कोड लगाने का फैसला किया है। तो इन क्यूआर कोड से साइन बोर्ड के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी, क्योंकि साइन बोर्ड पे हम हर चीज तो लिख नहीं सकते, लेकिन क्यूआर कोड से आपको वो सभी जानकारी मिल जाएगी जो आपको उस वक्त चाहिए होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो किस हाईवे पे आप चल रहे हो, कौन सा हाईवे है, उस हाईवे का नाम क्या है, कितना लंबा हाईवे है, और उसी हाईवे पे आसपास में कौन सा टोल प्लाजा कहाँ पर आने वाला है, पेट्रोल पंप कहाँ पर है, हॉस्पिटल, टॉयलेट, रेस्टोरेंट। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है आसपास आपको कहाँ पर मिलेगा उस हाईवे में। वो सभी तरह की इस तरह की जो जानकारी एक यात्री को चाहिए होती है वो सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। मतलब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई बता दे यार पंचर की दुकान कहाँ है। वो सब वहां पर आपको मिल जाएगी। मतलब पूरा एक डिजिटल मैप आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप रास्ता भटक गए हो तो उस मैप से आप पता कर पाओगे कि आप कहाँ पर हो। जो भी इमरजेंसी जो नंबर होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपके आसपास में जो भी मदद के लिए अवेलेबल होंगे, जैसे पुलिस स्टेशन, टोल का नंबर, या उस वहाँ पे जो ट्रेकर होगी उसका नंबर, हॉस्पिटल का नंबर, वो सब अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इसके अलावा साइन बोर्ड में अगर कुछ कमी है या उस सड़क पे जो आप चल रहे हो वहाँ पे गड्ढे हैं, वो खराब है, तो उसकी भी शिकायत आप दर्ज कर पाओगे। तो इससे उसके रख रखाव को भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो ये सब इसके फायदे इन्होंने बताए हैं। इसी तरह से सड़क से आपको याद आएगा, अभी भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। मॉर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इसकी अभी वार्षिक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे आ गया, पहले पे अमेरिका है। जबकि मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अभी भी तीसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत है। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं 12 से लेकर 18 मई तक। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया था, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और किस एक्सप्रेसवे पे भारत के सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर को बनाया गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया था, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। देखा था हमने रोड पे ऐसे चौकोर रेड कलर के बॉक्सेस बना दिए थे, तो ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में शीतकालीन तूफान एजरा, इसने किस देश को भी प्रभावित किया, तो आंसर होगा अमेरिका। तो एजरा क्या है, तो ये एक विंटर स्टॉर्म है, यानी कि एक बर्फीला तूफान है जो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आया, जिसने अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया, और इसके कारण करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इस विंटर स्टॉर्म को बम चक्रवात, बॉम्ब साइक्लोन भी घोषित किया गया है। क्या होता है बॉम्ब साइक्लोन या किसे कहते हैं, तो बम चक्रवात तब बनता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 24 घंटे के भीतर तेजी से गिरता है, जिससे एक्सट्रीम वेदर की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से अभी लेटेस्ट एक साइक्लोन हमने पढ़ा था, दितवा चक्रवात, ये इसने अभी श्रीलंका को हिट किया था, और इसका नाम दितवा किसने रखा था, यमन देश ने। पढ़ चुके हैं हम कई बार। अच्छा यूं बताओ आप तो कि भारत ने इसमें मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है। चलो ये होमवर्क प्रश्न छोड़ देता हूँ आपके लिए। वैसे शायद ये प्रश्न मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ ना, तो अभी तो आसान होगा आपके लिए उत्तर देना। बताओ। उसके अलावा पिछले साल ही एक मोन्था नाम से एक चक्रवात भी आया था, शायद अक्टूबर के महीने में हमने पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसका नाम मोन्था थाईलैंड ने रखा था, जिसका मतलब होता है सुंदर फूल। और उससे पहले मई जून के महीने में एक शक्ति नाम का एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, और उसका नाम शक्ति श्रीलंका ने रखा था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया। तो क्या है ये चंदन तेंदुआ, इसकी बात करेंगे।
लेकिन पहले इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर तो हो जाएगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक में पहली बार एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का एक तेंदुआ, एक लेपर्ड देखा गया, जिसे ही चंदन तेंदुआ नाम दिया गया भारत में। और ये कर्नाटक में पहली बार, और आप कह सकते हो देश में दूसरी बार देखा गया, क्योंकि इससे पहले इसे एक बार 2021 में राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर क्षेत्र में देखा गया था, और अभी कर्नाटक के विजयनगर में देखा गया। मतलब आमतौर पर जो तेंदुआ होता है ना, भूरा पीला कलर का होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं, पर जो ये चंदन तेंदुआ है, चंदन है, चंदन तेंदुआ, ये हल्के लाल गुलाबी, आप कह सकते हो स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, और इस पे हल्के भूरे धब्बे होते हैं। तो इसे आप स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी कह सकते हो अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भाई। चंदन तेंदुआ ये किस राज्य में पहली बार देखा गया? कर्नाटक में। और भारत में इसे दूसरी बार देखा गया है। अभी आपको याद हो तो असम के काकुई रिजर्व फॉरेस्ट में क्लाउडेड लेपर्ड भी देखा गया था। और तेंदुए से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर्स है हमारे पास, जैसे कि तेंदुओं के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि भारत में टोटल कितने तेंदुए हैं। तेंदुए मतलब लेपर्ड है, 13,874 है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 3,907। और पंजाब सरकार, इसने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करने की घोषणा की थी? झज्जर में, जो बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर। और किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया था? बंगलुरु को। 85 तेंदुए मिले थे यहाँ पे। तो अभी दक्षिण भारत के किस राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखने को मिला? तो कर्नाटक आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं कर्नाटक में जो नेशनल पार्क है, पहले तो बताओ कितने नेशनल पार्क है? लगभग 5 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं? तो याद रखना, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, अंशी हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, और कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया। ये कर्नाटक के हैं सारे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है, तो इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप जो भी आपके हैं उनके, उनमें एक बार शेयर जरूर कर देना गाइस। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए अभी 1 जनवरी से हमने एप्लीकेशन पे क्विज और पीडीएफ देना आपको स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल फ्री में। तो क्विज से प्रैक्टिस आप डेली कर, प्रैक्टिस के लिए ही बनाई जा रही है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, चीजों को आप भूलोगे नहीं। बार बार जब भी आपको समय मिलता है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे आपको क्विज लगाने में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजों को आप धीरे धीरे भूलते भी जाओगे। और आपको पता है, जिस तरह से आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश हिंदी जो भी करते हो, तो करंट अफेयर्स को भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जब भी आपके पास समय मिलता है, आप यूं समझ लो कि दिन में 5 मिनट मेरे को अलग से क्विज के लिए, प्रैक्टिस के लिए देने हैं। और अभी 1 जनवरी से ही रूटीन आप स्टार्ट कर दो। अभी से यूं समझो कि अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे साल भर तक मुझे ऐसे ही चलना है। तो साथ के साथ करते जाओ तो बर्डन नहीं पड़ेगा एकदम से आप पे। बाकी मेरा बताना है, करना ना करना आपके ऊपर होता है। जो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिक पीछे रह जाएंगे। बाकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।